हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है स्मार्ट टीच पर। तो चलिए हमारा पार्ट 2 हास्यकरण की समझ का जो बचा हुआ था उसे आज के इस वीडियो पे करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा हास्यकरण की समझ। एनसीईआरटी 8 का चैप्टर 7 का है ये। तो जो हम लोग पहुँचे थे आदिवासी और विकास, इस टॉपिक हमारा करना आज बचा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है, भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व है। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा है कि जंगलों में जो हमारे भारत का तमाम साम्राज्य सभ्यताओं का जो विकास होता है वो जंगलों के साथ बहुत गहरा उनका महत्व रहता है। जैसे लोहे, तांबे, सोने व चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ियाँ, ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ और पशु उत्पादन जैसे मोम, लाख, शहद और स्वयं जानवर। अब देखो जानवरों में कौन कौन। हाथी जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है। हाथी जो था वो शाही सेनाओं का जो मुख्य आधार था। ये सभी जंगलों में ही मिलते थे। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा था। आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा योगदान उनका जंगल में रहना और जंगल से उनको हर एक चीज़ की मात्रा प्रोवाइड होती थी, है ना। तो इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी भी मिलता रहता था। अब समझ में आ रहा है कि जंगल हमारी हवा, पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते। देखिए जंगल का क्या क्या महत्व है। यहाँ हमारी हवा, पानी को भी उपलब्ध कराते हैं, गुणवत्ता को भी यह प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास ज़बरदस्त ज्ञान भी हो गया था। देखो आदिवासियों के पास ज़बरदस्त ज्ञान किस चीज़ के लिए हो गया था? विशाल भूखंडों का। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी। उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रह थे, क्योंकि उनको पूरी जंगलों की समझ हो चुकी थी और वो बड़े बड़े रजवाड़ों और रियासतों के अधीन भी नहीं थे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासी पर निर्भर थे। देखो आदिवासी लोग थे जो लोग राजाओं के ऊपर, रजवाड़े के ऊपर डिपेंड नहीं थे, लेकिन उन लोग संसाधन की ज़रूरत के लिए, है ना, वनों पर संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे जो चित्र दिख रहा है आपको, इसी की बात कर रही है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। हाशियाई और शक्तिहीन लोगों की मतलब जो समाज से उन लोगों को अलग एक छवि प्रदान की जाती है, ऐसे लोगों के ऊपर उनको शामिल किया गया ऐसे समुदाय के लिए। तो औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बिनकर आजीविका चलाते थे। औपनिवेशिक शासन जो था तो आदिवासी उस समय क्या करते थे? शिकार और चीज़ें बिनकर अपना जो जीवन है वो चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर काम करते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। हालांकि ये परंपरा अभी भी कायम है, लेकिन पिछले 2 सालों में आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों, राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक बदलाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थानों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं और ना ही उन तक सीधी पहुंच है। अब इनको क्या कर दिए हैं कि जंगल के में ये लोग पले बढ़े हुए, वहीं का उनका रहन सहन, खान पीन, लेकिन अब के इसमें क्या कर दिया कि जंगल पर सरकार, उनका कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार के लोग जंगल को भी अपना बेच देते हैं, जंगल को बड़े अधिकारियों को कि ये सरकार की देन है, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं है। ऐसा करके वहाँ के लोगों को वहाँ से ही दूर किया जाता है। उन्हें ना तो उनकी सीधी पहुँच तक ही नहीं रहती और उनको दूसरे कामों के लिए, नौकरी के लिए वहाँ पे उनको भेज दिया जाता है कि तुम जाओ, जंगल पे ना रह के तुम ये सब काम करते रहो। चलिए अब देखते हैं। इमारती लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है।
खेती व उद्योगों के लिए क्या कर रहे हैं, वन भूमि को साफ किया। आदिवासी के इलाकों में खनिज पदार्थ और अन्य प्राकृतिक संसाधन की तो भरमार ही रही है, इसलिए इन जमीनों को खनन व अन्य औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना जाता है। तो सरकार क्या करती है, औद्योगिक जो परियोजना वो लागू करती है और जमीन को खनन का कार्य कौन करता है, सरकार के द्वारा किया जाता है और बार बार आदिवासियों से यह छीना गया है। जनजाति और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया। सरकारी आंकड़ों से तो पता चलता है कि खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाली 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी ही रहे, जिन्हें वहां से हटाकर दूसरी जगह स्थानांतरण किया है। उसको क्या कहेंगे हम लोग, विस्थापित। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों को एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए उनमें से 79% आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में जो कि है डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरानों से बिंधी है। इसके अलावा भारतीय वन्य जीव संस्थान नवंबर 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 106 राष्ट्रीय पार्क और 573 वन्य जीव अभ्यारण्य, ये ऐसे इलाके जहाँ मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे, अब उन्हें वहाँ से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश भी करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। घुसपैठिया मतलब कि वो ज़बरदस्ती वहाँ पे आके घुस रहे हैं। तो इस प्रकार से आदिवासियों का जो जीवन था, इस प्रकार से उनको समुदाय से पूरा अलग कर दिया गया, उनके रहन सहन को अलग कर दिया गया है। जिस प्रकार वहाँ रहते थे वैसा उनका वैसा भी कुछ भी नहीं रहा है। और आदिवासियों का समुदाय जो है उसको अलग से बनाकर उनको ऊंच नीच भेदभाव की अन्य सूचित जनजातियों के बीच में ऐसा माना गया है और उनको बनाया गया है, लेकिन उसका जीवन काल बहुत ही अलग था। तो इस पार्ट में हम यही समझते हैं। तो आगे का जो है वो हम अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में करेंगे।